मित्रों नमस्कार। मैं पत्रिका के काम से भोपाल आया हूँ और उस वजह से कुछ स्वाभाविक विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी का आज के सीधा संवाद कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। थोड़ी सी हमको आँख के ऑपरेशन होने के कारण उसकी भी दिक्कत है, फिर भी प्रयास हमारा जारी रहेगा। आज का जो चर्चा का विषय है और वो ये है कि क्या नीतीश कुमार का कोई अपना जनाधार या वोट बैंक नहीं है। इसी विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ आप सभी से। हालांकि बिहार का जो चुनाव है वो बड़ा एक जिसको कहें बड़े संघर्षपूर्ण वातावरण में हो रहा है और रोज़ नई नई गतिविधियाँ नए परिवर्तन वहाँ आ रही है। तो उस कारण से राजनीतिक डेवलपमेंट रोज़ नए हो रहे हैं और परिस्थितियाँ बदलती है। अभी नया ताज़ा घटनाक्रम में वाल्मीकि नगर के एक सभा में नीतीश कुमार जी ने आरक्षण को लेकर के एक बयान दिया है। सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी उनका आरक्षण होना चाहिए, प्रतिशत होना चाहिए। और इसको लेकर के अब नए सिरे से एक राजनीतिक चर्चा पर विमर्श शुरू हो गया है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नीतीश कुमार जी ने क्यों कहा। तो सामान्य रूप से क्योंकि नीतीश कुमार कोई ऐसे राजनेता नहीं है जो बगैर सोचे समझे बगैर किसी तथ्यों को इस तरह की बात कहते हैं, तो मेरा इसको ध्यान में रखते हुए आज का इस चर्चा को आगे शुरू करेंगे। और वो चर्चा इसलिए क्योंकि क्या सचमुच बिहार में जदयू अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी का कोई अपना वोट बैंक नहीं है। बिहार में कुर्मी जाति की जनसंख्या कितनी है और कहाँ कहाँ है। क्या कुर्मी जाति अपने में सभी उपजातियों को सम्मानित कर सामाजिक चेतना का संचार कर रहा है। ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं जो रोज़ नए सिरे चर्चा का विमर्श में आती हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि मैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी से के बीच में मत रखूं। सबसे पहला तो ये माना जाता है कि नीतीश कुमार जी का जो जनाधार है, जो भी अपना वोट बैंक उन्होंने बनाया है, एक तो कुर्मी है ही और फिर अति पिछड़ा वर्ग और अति दलित, फिर अति पासमानदा मुसलमानों के मध्य में ये तीन वर्ग विशेष रूप से नीतीश कुमार जी का समर्थक है। फिर महिलाओं में उनका एक अच्छी खासी वोट बैंक महिलाओं को में देखा जाता है। कुल मिलाकर के अगर इस मुद्दे पर बात करें तो ये चार हिस्से में हो सकता है। एक तो पिछड़ा वर्ग जो है, खास करके नॉन यादव जो जनसंख्या है। हालांकि अब एक समय था कि आरजेडी का यादवों पर एक छत्र जिसको कहते थे समर्थन था यादवों का, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, वो दरक चुका है। फिर उसी तरह से मुस्लिम समाज के बारे में भी कहा जाता था कि राजद का जो है M-22 समीकरण है, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी है और बदलने के कई कारण हैं। उस पर चूँकि विस्तार से अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये M-22 का जो समीकरण है वो बदल चुका है या दरक चुका है कहना ज़्यादा उचित है। और इसी को भांपते हुए तेजस्वी यादव ने सभी समाजों को जोड़ने की बात की है। हालांकि अभी एक उनका जो बयान आया है बाबू साहब को लेकर के, और बाबू साहब का सामान्य अर्थ तो राजपूत जाति से लगाया जाता है, लेकिन बिहार के संदर्भ में बाबू साहब और दूसरे जो जाति के लोग हैं उनको भी कहा जाता है। और ख़ास करके ये एक बड़ा समाज में सम्मानित
गांव देहात के लिए दृष्टि से ग्रामीण अंचल में जो सम्मानित परिवार है, एक रेपुटेड फैमिली कहें या संपन्न परिवार कहें, या जिनकी एक अपनी हैसियत है गांव में, ऐसे लोगों को बाबू साहब के नाम से समान रूप से कहा जा सकता है। अब लेकिन ये सही है कि बाबू साहब का सामान्य अर्थ राजपूत जाति से के लोगों से माना जाता है। तो इसके इस संदर्भ में जो एक बयान आया है तेजस्वी यादव का, वो बड़ा घातक है। अब वो भले ही कितना भी क्लेरिफिकेशन दे कि मैं सरकारी बाबुओं के संदर्भ में, क्लर्कों के संदर्भ में ये बातें कही गई है, लेकिन ये गले से उतरती नहीं है और उसका जितना नुकसान उनको होना था वो तो हो चुका। अब चुनाव में परिणाम क्या होगा ये तो 10 तारीख को जब वोट की गिनती होगी तभी इसका कहा जाएगा। हालांकि पहला जो फेज का मतदान हो चुका है 71 विधानसभा क्षेत्रों में, तो उसमें नीतीश कुमार की जो जनता दल यू है वो अपने कहती है कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, हम फिर से बनाएंगे। और आरजेडी का जो महागठबंधन है उनका दावा है कि सरकार वो बनाने जा रहे हैं। अब इसका फैसला तो चुनाव का जो मतदान होगा उसी समय कहा जाएगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार जी के जनाधार का, उस पर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि लालू यादव के मुख्यमंत्री काल में, खास करके जो दूसरा टर्म था, उसमें जिस तरीके से उनका जो रुख रहा या परिवर्तन आए, जिस तरह से एनार्की कहें या जिसको जंगल राज भी कहा जाता है, उसका प्रभाव या निशाने पर सर्वाधिक अगर सवर्ण ही होता तब तो एक अलग विषय था, लेकिन उनके निशाने पर कुर्मी जाति ज़बरदस्त तरीके से थी लालू यादव का। और मैं उसका एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ। सन 2000 में मैं बिहार शरीफ से पटना जा रहा था, तो एक छोटा सा मुश्किल से 8-9-10 उम्र का लड़का, दुबला पतला, यानी एक झापड़ अगर मौजूद से उसको मार दिया जाता तो 2-3 लोग हनिया खाता। लेकिन वो एक छोटी सी डंडा लेकर के रोड पर खड़ा था और हम लोग इस गाड़ी से जा रहे थे, टैक्सी से, उसको उसने रोका, इशारे से रुका। फिर टैक्सी वाले ने उसको पैसे दिए। मैंने पूछा कि आपने पैसा क्यों दिया और क्यों रुक गए, तो उसने कहा कि ये रंगदारी टैक्स है, अगर ये मैं नहीं दूंगा तो मैं उधर से लौटते मैं इस रोड पर मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। अब उस गांव का नाम मैं नहीं लेना चाहता, बिहार शरीफ से पटना, क्योंकि ले भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो गांव है नालंदा ज़िले का बहुत बड़ा गांव है और ये उसमें मुस्लिम, ये क्या कहते हैं, यादवों की आबादी है। उसने, ड्राइवर ने साफ साफ कहा कि ये यादव है और इसको अगर नहीं देंगे रंगदारी टैक्स तो हो सकता है कि मैं लौटते समय मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर है कि ये इन परिस्थितियों में था, इसीलिए जंगल राज कहा जाता था। लेकिन सवर्णों के साथ तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं नालंदा के विभिन्न अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ उस वक्त मैं था और चूँकि PMCH में मेरे फादर एडमिट थे तो लोग मिलने जुलने भी आए। तो उन्होंने जो बताया कि उस समय खास करके कुर्मी जाति, और वो भी नालंदा का, क्योंकि नालंदा को कुर्मिस्तान कहा जाता है, उसको कुचलने में लालू यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अगर आपको याद होगा तो उसी समय नालंदा के ही सतीश कुमार थे, उन्होंने कुर्मी कोयली की जो रैली हुई थी, लव कुशवाहा रैली, जिस जागरण का पटना गांधी मैदान में, और पटना का ये ऐतिहासिक रैली कहा जाता है, तो वो इसी के लालू यादव के जो कार्यप्रणाली चल रही थी उनको खुलेआम चुनौती दी गई थी। और उसमें नीतीश कुमार जी का एक तरह से भाषण भी हुआ और वहीं से नीतीश कुमार की राजनीतिक उदय भी हुआ। तो ये तो उनका जातिगत, अब कोई कितना भी कहे, कितना वोट बैंक है, कितना परसेंट है, ये तो अलग विषय है। लेकिन अगर कुर्मी समाज का कोई वोट बैंक नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मेरे 2-3 प्रश्न हैं कि पटना में आज तक उतनी बड़ी रैली, उतनी बड़े आयोजन किसी दूसरी जाति ने नहीं किया, नंबर 1।
बिहार के कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ कुर्मियों की आबादी नहीं है और अच्छी जनसंख्या है। तो जब कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं है तो फिर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ तो इलाके ऐसे हैं जहाँ कुर्मियों की ज़बरदस्त आबादी है, जैसे भागलपुर वगैरह में यहाँ के सदानंद सिंह है, नालंदपुरा मगध का क्षेत्र है। मगध में एक जहानाबाद को छोड़ दिया जाए इलाके को तो अलग बात है, मगध की लगभग सभी जिले में आबादी है। और नालंदा तो खैर गढ़ी है, शेखपुरा है, नालंदा है, मुंगेर है, सब जगह है वो। तो पटना में भी कोई कम नहीं है। पटना के चारों तरफ जो आबादी है, अगर यादवों की आबादी ज़्यादा है तो उसके साथ दूसरे नंबर पर आबादी कुर्मियों की। तो ये उसी तरह से भभुआ का जो इलाका है, पूरा इलाका कुर्मी लोगों का बेल्ट है। अब मैं उसको आंकड़े में कोई प्रतिशत दावा तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये दावा जरूर करना चाहता हूँ कि अगर पहले नंबर की बिहार में यादवों का है तो दूसरे नंबर की जाति बिहार में निश्चित तौर से कुर्मी है। और कुर्मी की जो कुल उपजातियाँ हैं, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी सफलता ये है कि पिछले 15 सालों में उन्होंने बहुत ही चालाकी से अपनी तमाम उपजातियों को मेन स्ट्रीम में ले आए और उनसे राजनीतिक, सामाजिक और क्या कहते हैं रिश्तेदारियाँ भी जुड़ी, शादी विवाह भी सब हो रही है। तो ये साइलेंट उनका वोटर है और वो जल्दी अग्रेसिव नहीं होता, चूँकि ये कुर्मी समाज किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता, ना पहले था ना आज है। इस समाज की दूसरी खूबी ये है कि ये कभी भीख नहीं मांगता और ये खेतीहर समाज है तो इनको कोई बहुत कहीं न कहीं ये इंडिपेंडेंट जाति है। हाँ, बदले हुए हालात में ये जरूर है कि खेती बंटवारा होने के कारण बहुत कम हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये समाज समृद्ध है। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का मामला है, डॉक्टर इंजीनियर्स लोग भरे पड़े हैं इसमें। कोई मैं समझता है अगर शिक्षा के मामले में या ब्यूरोक्रेसी के मामले में यादव बहुत पीछे हैं इनसे, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है और मैं महसूस भी करता हूँ, चाहे पटना हो चाहे कहीं भी हो, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं या ब्यूरोक्रेसी है या विदेश में भी जितनी संख्या में इनके लोग हैं कहीं नहीं है। यादव तो कम से कम, हाँ, यादव एक मामले में ज़्यादा समृद्ध है, वो है राजनीति के क्षेत्र में। और दूसरे मामले में तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो अंग्रेज लोगों ने उनके बारे में कह दिया है। उस मामले में कुर्मी समाज पीछे है। तो नीतीश कुमार जी का ये वोट बैंक तो 100% है। दूसरी कोयरी लोगों का मामला है। अब कोयरी बिहार में निश्चित तौर से तीसरी नंबर की जाति है। तो कोयरी समाज में भी उनका एक अच्छा प्रभाव क्षेत्र है। और अति पिछड़े वर्ग का जो वोट बैंक है, जिसको कहें 23-24% जो है कुल आबादी का, ये नीतीश कुमार जी का ज़बरदस्त इसमें आधार है, जनाधार है। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी वाल्मीकि नगर में जो नीतीश कुमार जी ने बोला है कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसके आधार पर उनका आरक्षण मिलना चाहिए, तो इनके निशाने पर निश्चित तौर से ये वोट बैंक ही है जिसको और वो पुख्ता कर लेना चाहते हैं। और उनको जो राजनीतिक संदेश देना था उन्होंने दे दिया। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सवर्ण तबका है जिसको मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया तो वो उसका नीतीश कुमार ने समर्थन किया है, विरोध नहीं किया है जनता दल यू ने। लेकिन आरजेडी ने इसका विरोध किया था पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में। तो ये उनके लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने किसी एक जाति वर्ग के लिए आरक्षण की बात नहीं की, जिनकी भी जनसंख्या है और है उसके आरक्षण की बात की। तो ये जितना ओबीसी के लिए लागू होता है उतना ही सवर्ण समाज के लिए भी लागू होता है। तो नीतीश कुमार जी का ये जो बयान है ये इसका परिणाम दूरगामी होगा और इसका इम्पैक्ट समाज में ज़बरदस्त। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो उनका पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़े वर्ग का जो हिंदुओं का जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें जो उनका वर्चस्व है या उनका प्रभाव है उसको और मजबूत करने की दृष्टि से उन्होंने ये बात बोला है।
अब पिछड़े वर्ग में तो लगभग 100 से अधिक जातियां हैं। उन जातियों को 131 जातियां हैं, उसमें किसका किसका नाम लें? चंद्रवंशी है, बेलदार है, भट्ट है, प्रजापति है, चूड़ीदार है, दागी है, धोबी है, चटवार है, कवर्थ है, कलार है, लोहार है। इस तरह से करीब काफ़ी बड़ी संख्या है। इनकी जो आबादी है 25 से 30% आबादी इनकी है, क्योंकि बिहार में जैसा कि आप जानते हैं 52% आबादी माना जाता है ओबीसी का। तो इसकी 52% से आधा से ज़्यादा आबादी मतलब अति पिछड़े वर्ग की है। तो इस वर्ग में नीतीश कुमार का ज़बरदस्त प्रभाव है आज की तिथि में। और ख़ास करके अगर ऐसा नहीं होता तो आरजेडी को की ज़रूरत नहीं होती कोई समझौता करने से के लिए, और वो M-22 समीकरण उनका फलता फूलता। और इसी कमजोरी को भाप कर उन्होंने कांग्रेस से, तो खैर कांग्रेस का अपना वोट 5-6% तो है ही है, कम्युनिस्टों से समझौता किया है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी का इस वोट बैंक को और मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। उसी तरह से दलित और अति दलित का जो है, अति दलित का कंसेप्ट नीतीश कुमार ने दिया, और अति दलित को अलग करके डिवीज़न करके उनको आरक्षण अलग से दिया, उसका लाभ उसको मिला। तो ये जो अति दलित जो तबका है, इस तबके को भी मजबूती प्रदान करा। अब अति दलित में भी दुसाध को छोड़ करके बाकी लगभग सभी जातियाँ 23 जातियाँ हैं है, उसमें तो भतरा है, भौरी है, भोक्ता है, भूया है, चमार है, मोची है, रविदास है, इसमुसहर है, नट है, स्वामी है, पासी है, रजवार है, तुरी है। तो ये सब जो अति पिछड़ी जातियां हैं, तो वो उनमें तो चमार की जाति दुसाध से ज़्यादा है, दुसाध दूसरे नंबर की जाति है। तो दुसाध की एकमात्र ऐसी जाति है जिसके वोट बैंक का दावा रामविलास पासवान करते रहे। अब ये वोट बैंक कितना उनके पास बचा है ये तो चिराग पासवान के ही बताएंगे, या 10 तारीख को मतगणना के बाद ही समझ में आएगा कि चिराग पासवान के जो एलजेपी है वो उनको कितना वोट मिलता है और कितना पीछे वो दलित समाज का समर्थन मिलता है। लेकिन अति दलित का जो मामला है, अति दलित के ये जातियों मैंने बताई, इसमें नीतीश कुमार जी ने काफ़ी काम किया है, उनको आरक्षण भी दिया है, उसका लाभ उनको मिलेगा। और इसी दृष्टि से जब ये इन्होंने अभी जो कहा जिसकी जितनी जनसंख्या, तो उसका लाभ अति पिछड़ों को भी जो है दलित हैं उसको भी मिलेगा। तो ये बड़ा दूरगामी मामला है। उसी तरह से देखा जाए तो पासवानदा मुसलमानों की दृष्टि से अगर पर भी नज़र डाली जाए तो बड़ा एक भयानक कहें या एक ज़बरदस्त जो है राजनीतिक चाल नज़र आती है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने का जो अति पिछड़ा जो दाव है, उस अति पिछड़े में मुसलमानों की बहुत बड़ी जाति जो वर्ग है वो भी उन जातियों का भी नाम आता है। और वो उनकी जो आबादी है मुसलमान चूँकि 14% है, तो 14% की जो मुस्लिम समाज की आबादी है उसका 42% मतलब परसेंट जो आबादी है वो अति पिछड़ी जाति का है मुसलमानों में। तो इन जातियों में भी नीतीश कुमार का अच्छा प्रभाव है। इसमें कई हैं, कसाई है, नट है, धोबी है, मुस्लिम धोबी हैं, दुनिया है, पमरिया है, भटियारा है, भाट है, मेहतर है, लाल बगिया है, ऐसे कई है, साई है, फ़कीर है, दीवान है, मदार है, मोमिन है, इदरसी है, मदरसी है, दर्जी है, खिलल वगैरह है, रंगरेज है, मुकेरी, ऐसा इस तरह से लंबी चौड़ी लिस्ट है। तेली मुसलमान है। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है और ये इस वर्ग में भी नीतीश कुमार का एक अच्छा प्रभाव है। और ये इस वर्ग का वोट नीतीश कुमार को पिछले बार भी मिलता रहा है। और ये माना जाता है कि इस बार चूँकि अब उन्होंने और एक दाव चल दिया है, जातिगत जनसंख्या का मामला वाल्मीकि नगर में भी कह दिया है, तो इसका ज़बरदस्त असर इस पर भी पड़ेगा। मैं एक बात और क्या आपको ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि प्रथम चरण का जो बिहार में चुनाव मतदान हुआ है, उस मतदान में सर्वाधिक जो 2015 के चुनाव में जो क्षेत्र से सीट थी वो थी आरजेडी की। 27 विधानसभा क्षेत्र 71 में 27 विधानसभा क्षेत्र आरजेडी के पास थी और आरजेडी और जेडीयू ने साथ चुनाव लड़े थे। दूसरे नंबर पर 18 सीट जेडीयू का था। तो ये प्रथम चरण के जो चुनाव है इसमें कितना लाभ अब 27 से कितना आरजेडी बढ़ती है या घटती है। अगर ये सीटें घट रही है
तो क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, और वो ये है कि मैं कम्युनिस्ट जो MCPI-ML से जो समझौता हुआ है, इसमें जो सीटें दी गई है उनको 15 सीटें, और ये इसमें से कम्युनिस्टों का ये अधिकांश सीटें इसी सब क्षेत्रों में है। उसका उनके बाद तो खैर एक वोट बैंक निश्चित होते हैं, अब वो उसका लाभ जरूर मिलेगा RJD को, कांग्रेस को भी। लेकिन कांग्रेस को जो सीटें यहाँ मिली है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितना कम्पीट कर पाएंगे, कितना उनको वोट मिलेगा, और वो अपने वोट कितना ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ये कठिन सवाल है। क्योंकि RJD से का जो सवाल है, ये एक तो पहले भी वरिष्ठ उनके उपाध्यक्ष के निधन और उनके बयान से नुकसान हुआ था RJD को, और अभी बाबू साहब वाला जो बयान आया है उससे भी उनको नुकसान होगा। और भाजपा चूँकि का जो जनाधार है मुख्य रूप से सवर्ण जातियों पर है, तो उसका लाभ कितने सवर्ण जाति, क्योंकि 15% उनके भी वोट हैं सवर्णों का, उसका कुछ वोट उनको मिलता है नहीं मिलता है, ये देखने की और समझने की बात है। तो जहाँ तक कुल अगर ये चारों फैक्टर्स को ध्यान देखा जाए, तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ निजी तौर से एक बहुत बड़े वोट बैंक में को प्रदर्शित करते हैं। और ये वोट बैंक सिर्फ उनकी जाति की नहीं है, या किसी सांप्रदायिक वोट बैंक नहीं किसी कहा जा सकता, किसी जाति वर्ग का नहीं कहा जा सकता, ये सभी जातियों में हैं, सभी वर्गों में है। चूँकि नीतीश कुमार ने अभी 10% आरक्षण के मामले में नरेंद्र मोदी का साथ दिया, उसका समर्थन किया था, उसका लाभ भी उनको मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ, अब किसी 1% में कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर इन पूरे आंकड़ों को देखा जाए तो अच्छी खासी फॉलोइंग नीतीश कुमार का है जो उन्होंने बनाया है। और निश्चित तौर से बिहार के दबे कुचले वर्ग में, खास करके अति पिछड़ा OBC हो, चाहे अति पिछड़ा मुस्लिम समाज हो या अति दलित हो, ये उनका मुख्य वोट बैंक है। फिर एक और जो ज़बरदस्त है तबका जिसमें नीतीश कुमार की सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, वो है महिलाओं का। महिलाओं में की आबादी 50% है, और जिस तरीके से उन्होंने कई योजनाओं को, साइकिल योजना और क्या क्या 50% आरक्षण दिया है, पंचायतों में नौकरियों में 35% दिया है, और ये सब चीज़ें उन्होंने बढ़ाया है। जिस तरीके से उनको बच्चियों को पढ़ाने का मामला आया है, और ख़ास करके वैसे लाख लोग कहें कि वहाँ दारू मिलता है, शराब मिलता है, लेकिन बिहार में किसी चौक चौराहे पर शराब पी करके हल्ला मचाने का और सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी को या बीवी को मारने की ताकत, हिम्मत अब किसी में नहीं रह गई है। क्योंकि उनको मालूम है कि जहाँ उनके टेस्ट हुआ और मेडिकली उनको पाया गया कि ये शराब इन्होंने पिया है, तो वो उनकी क्या दुर्गति होती है ये तो सब जानते हैं। इसलिए जो भी दारू शराब पी रहे हैं वो चोरी छुपे भले ही पी रहे हैं, और लेकिन गुंडागर्दी करने की, चौराहे पर धूम मचाने की या हरामखोरी करने की किसी की हिम्मत नहीं है। कम से कम नीतीश कुमार ने ये तो बता ही दिया है। तो उस वजह से महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, महिलाओं को बढ़ावा भी मिला है। तो महिलाओं में नीतीश कुमार जी का क्रेज निश्चित तौर से ज़बरदस्त है। हो सकता है कि कुछ जाति के कारण, कुछ और अन्य कारणों से कुछ लोग, चूँकि कोई भी वर्ग या समाज किसी नेता के लिए 100% तो होता नहीं है, तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार इस समय व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक जनाधार वाले नेता तो हैं। अब जैसा कई लोग दावा करते हैं कि यादवों की जनसंख्या 14% है, कोई कहता है 12% है, कोई 10% है। अब चाहे जो भी हो, ये तो कंसंट्रेट हो चुका है RJD के मामले हैं, लेकिन अब वो यादव का एक क्षत्रिय 14% वोट उनको नहीं मिलने वाला, और उसमें भी बहुत सारे ईट्स एंड बट्स लग चुके। तो निजी तौर से नीतीश कुमार जी का मैं समझता हूँ कि सर्वाधिक इस समय बिहार में जनाधार वाला वोट बैंक के नेता हैं। लेकिन चुनाव में ये चूँकि इनमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है, ये कोई कट्टरता नहीं होती, इसलिए ये जो वोट बैंक जिसको मैं कह रहा हूँ, इस वोट बैंक में सेंधमारी भी हो सकती है। चूँकि कई तरह के हैं, बिहार में जातिवाद भी होता है, सांप्रदायिकता भी होती हैं, मुद्दे भी होते हैं, और मीडिया जिस तरह से, खास करके राष्ट्रीय मीडिया और प्रचार तंत्र का जो ये ज़माना है,
तो उसके कुछ भी असर हो सकता है। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार जी ने जो कहा, और संभवतः उसका उद्देश्य तो दूरगामी हो सकता है या है भी, लेकिन अभी तात्कालिक चुनाव, पहले फर्स्ट पेज के चुनाव के बाद जो उन्होंने बोला है, उसका मुख्य कारण जो यही है वो ये है कि वो अपना वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, और वो उसको और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, और उनमें उनको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आगे की लड़ाई वो उनके हित की लड़ाई लड़ेंगे, और ये इस तरह से वो अपने वोट बैंक को मजबूत रखना चाहते हैं। इसका चुनाव में कितना असर होगा, कितना उनको फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी, ये तो चुनाव के मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ये मैं आज आप सभी को इतना ही आपसे कहना चाहता था। आप सभी ने मेरी बात सुनी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।